नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। यूपीएससी के द्वारा ईएसआईसी और ईपीएफओ में जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स पदों के लिए इंटरव्यू लिया जाना है। रिटन एग्जाम में जो भी कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं उनका इंटरव्यू संभावित है बहुत जल्दी। तो इस सिलसिले में अक्ष फाउंडेशन के द्वारा सभी अभ्यर्थियों का, जो लोग भी इच्छुक हैं, उनका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है। और उसी सिलसिले में आज हमारे साथ मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ी हुई हैं दीपा मीना जी। दीपा मीना जी, आपका आज के इस मॉक इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद महोदय। दीपा जी, आप कंफर्टेबल हैं? जी महोदय, मैं कंफर्टेबल। दीपा जी, आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। महोदय, मेरा नाम दीपा मीना है। मैं मेरी प्रारंभिक शिक्षा दौसा से हुई है और मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की है। फिर मैंने जो स्नातक है वो दौसा से ही किया है, जो गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। और महोदय उसके पश्चात मैंने बीएड किया है, जो भी मेरा दौसा से ही हुआ है। और उसके पश्चात महोदय मैंने अपना स्नातक किया है, जो वही गवर्नमेंट कॉलेज दौसा से किया है। और अ, उसके पश्चात महोदय मेरी शादी हुई है, लेकिन फिर मैंने दो शादी के पश्चात मैंने पीजीडीटी डिप्लोमा किया है ट्रांसलेटर में, और इग्नू विश्वविद्यालय से किया है। और फिर इसके पश्चात मैंने महोदय एडिशनल हिंदी से बीए भी किया है, जो भी मैंने दौसा कॉलेज से ही किया है, लेकिन प्राइवेट में किया है। और महोदय मेरी रुचि डांस करने में है और बागवानी में है। धन्यवाद महोदय। आपके परास्नातक का विषय क्या था? अंग्रेजी साहित्य था सर मेरे प्रवेश। अच्छा, अंग्रेजी साहित्य से आपने अपना एमए कंप्लीट किया है और फिलहाल हिंदी अधिकारी बनने के लिए आप साक्षात्कार दे रही हैं। जी महोदय। तो अंग्रेजी विषय से कुछ विशेष अरुचि पढ़ाई के दौरान, जिसकी वजह से आप हिंदी अधिकारी बनने के क्षेत्र की ओर अग्रसर हुई? नहीं महोदय, मेरा ऐसा कोई अरुचि का विषय नहीं था। महोदय मैंने जब परास्नातक किया था उसी दौरान मेरी शादी हो गई थी और मैंने अपनी पढ़ाई मतलब बंद हो गई थी, या बच्चे होने के बाद मैं नहीं कर पाई थी। इसलिए महोदय फिर मैंने दोबारा शुरुआत करी। तो हिंदी तो अपनी मातृभाषा है, इसको समझना आसान है, इसलिए मैंने दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करी और हिंदी विषय को चुना। तो हिंदी विषय से आपका पठन पाठन कहाँ तक हुआ है, किस स्तर तक हुआ है? महोदय जैसे 10th और 12th में तो हिंदी रहता ही है। सभी जैसे हिंदी विषय रहता है, वो तो मेरा कंपल्सरी था ही। और फिर मैंने इसमें रुचि होने के कारण मैंने दोबारा एडिशनल हिंदी बीए इस विषय से कर लिया है मैंने। मतलब आप स्नातक स्तर तक हिंदी पढ़ी हैं? जी महोदय, मैं हाँ पढ़ी हूँ, हिंदी मैंने पढ़ा है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि हिंदी का जो कार्यान्वयन है, जो एक हिंदी से जुड़े अधिकारी के मुख्य कर्तव्यों में आता है, तो इस हिंदी के कार्यान्वयन में आज के वक्त में सरकारी कार्यालयों में किस तरह की चुनौतियां हैं जिनका सामना हमें करना पड़ रहा है, या जिनका सामना आज के वक्त में उन अधिकारियों को करना पड़ रहा है जो इन पदों पे हैं? और यदि ऐसी चुनौतियां आपके समक्ष आती हैं तो आप किस तरह से इन चुनौतियों का सामना करेंगे? महोदय जैसे आज के आधुनिक युग में हर हर इंसान को अ, अंग्रेजी से अधिक लगाव है या अन्य भाषाओं से भी लगाव, लेकिन इसके साथ रहते हुए अब आज के दौर में हिंदी अधिक प्रभावशाली हो रही है। मेरा मानना है कि जो विषय है अपना हिंदी अपनी मातृभाषा है, उसका अ, अपन को अच्छे से समझना चाहिए और बखूबी इसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, जो कि फिलहाल विश्व हिंदी सम्मेलन है, इनके तहत भी हुआ गया है। और जो कार्यालयों में इनमें सब में आज आज के दौर में हिंदी को अधिक बढ़ावा देते हुए ज़्यादातर कार्य हिंदी में ही किए गए हैं। और इसके लिए टंकण विधि ये जो है ये भी जैसे कंप्यूटर में ऐप भी हिंदी में ही
विकसित हो रही है या इसका प्रसार किया जा रहा है ऐसा कोई हिंदी में ऐप है कार्य जिसके करने बारे के लिए। ऐसा कोई ऐप है जिसके बारे में आप जानते हैं जिसे हिंदी में विकसित किया गया हो और जिस पे हिंदी में काम किया जाता हो? अ, जी महोदय, अभी महोदय मेरे दिमाग से भी स्लिप हो रहा है, लेकिन जैसे हिंदी टंक मतलब ऐसा कोई ऐप आपके सामने से भी गुजरा नहीं है? मैंने काम नहीं किया है महोदय, मैंने आप काम नहीं मुंबई में किया। रहती हैं? जी महोदय, मैं मुंबई में रहती हूँ। अगर आपकी मुंबई में अगर आपको पदस्थापित कर दिया जाए एक अनुवाद अधिकारी के तौर पे और वहां पे आपको मराठी से हिंदी में या मराठी से इंग्लिश में, मराठी भाषा में लिखी हुई किसी सामग्री को अनुवाद करने के लिए यदि आपके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जहाँ पे अपरिहार्य हो जाए कि आपको ऐसा अनुवाद करके देना हो, और क्योंकि आप एक अनुवाद अधिकारी रहेंगे, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी रहेंगी, तो ऐसी स्थिति में क्या, कैसे आप इसको मैनेज कर पाएंगे? महोदय, मैं तो मुंबई में रहती हूँ फिलहाल, तो इसलिए मुझे मराठी भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान भी है, लेकिन जैसे इसकी अपनी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी देवनागरी है, जो मिलती-जुलती है। पूरी तरह नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक मिलती-जुलती है, और यह एक हिंदी की तरह ही यह एक आसान विषय है और इसको समझना ज़्यादा कठिन नहीं है। तो मैं इसको समझ के मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा इसमें मतलब आपको थोड़ा ऐसा बहुत लगता कार्य है, है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि एक हिंदी अनुवादक जो है वो मराठी अनुवादक, तेलुगु अनुवादक, तमिल अनुवादक का भी काम कर सकता है, बंगाली अनुवादक का भी काम कर सकता है? महोदय, बंगाली अनुवादक का तो नहीं, लेकिन अनुवादक का कार्य है होता है कि वो निरंतर हर चीज़ को सीखता रहे। जो उसके सराउंडिंग में है, वो सब चीज़ों को अपने ज़हन में रखे और उनको सीखता रहे। इसलिए मुझे ये लगता है कि मैं जिस क्षेत्र में जाऊँगी, जहाँ जिस राज्य में जाऊँगी, मैं अपना कार्य बखूबी कर पाऊँगी। एक अनुवाद के क्षेत्र में शब्द आता है लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन लिटरल ट्रांस कुछ बताएंगे आप इसके बारे में हमें, क्या है लिटरल ट्रांसलेशन? महोदय, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, लिटरल ट्रांसलेशन साहित्य अनुवाद के विषय में समझ पा रही हूँ, और मुझे पूरी तरह ज्ञान नहीं है। अच्छा, लिटरल ट्रांसलेशन साहित्य अनुवाद, ऐसा आप कह रही हैं। भावानुवाद आप समझते हैं? भावानुवाद क्या होता है? जी महोदय, भावानुवाद होता है कि भावानुवाद को ही अंग्रेजी में लिटरल ट्रांसलेशन कहते हैं। जी, माफ़ी चाहती हूँ महोदय। कोई बात नहीं। शब्दानुवाद को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, पैराफ्रेजिंग सुना है आपने? पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग। अनुवाद के क्षेत्र में एक शब्द होता है पैराफ्रेजिंग, सुना है आपने? जी महोदय, सुना है, लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। शब्दानुवाद को जो है, ठीक है, शब्दानुवाद और भावानुवाद के लिए पैराफ्रेजिंग और लिटरल ट्रांसलेशन, इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप ये पता करिएगा कि किसके लिए जी लिटरल महोदय, ट्रांसलेशन प्रयोग किया जाता है और किसके लिए पैराफ्रेजिंग प्रयोग किया जाता है। जी महोदय, मैं ज़रूर करूँगी। क्योंकि एक अनुवाद अधिकारी के तौर पे आपसे अपेक्षा की जाती है कि कम से कम आप अनुवाद की इन दो पहलुओं को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में जानें। जी महोदय, मैं एक माफ़ी शब्द चाहती आज, हूँ। जी नहीं कोई बात नहीं, एक शब्द आजकल काफी प्रचलित है, अखबारों अखबारों में काफी चल रहा है, दीपा जी। जी महोदय, अ, उसको, उस शब्द को हम मतलब लॉयलिटी शब्द सुना है आपने? लॉयलिटी, लॉयल्टी। हाँ, लॉयल्टी। तो लॉयल्टी शब्द को यदि आपको अनुवाद करना हो, क्या कहेंगे आप इसे? जी महोदय, मुझे शाब्दिक नहीं पता, लेकिन मैं भावानु एक एक अनुवाद के एक अनु तहत। एक एक आप मुझे लॉयल्टी शब्द से इंग्लिश में आप एक सेंटेंस बता के मुझे बताइए, फ्रेम करके मुझे एक सेंटेंस बताइए और तब उसका अनुवाद करके बताइए। आप चाहे तो पेपर पेन का प्रयोग कर सकते आई एम लॉयल फॉर माय वर्क। हैं। ओके, तो इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे? मैं अपने कार्य के प्रति बहुत ईमानदार हूँ। अच्छा, ओके, वफादार हूँ, वफादार हूँ। ईमानदार हूँ, वफादार हूँ। जी महोदय।
ठीक है। दीपा जी, राजभाषा अधिनियम 1963, जी महोदय। इसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? जी महोदय, राजभाषा अधिनियम 1963, इसके तहत जो संघ की इसके अंतर्गत कहा गया है कि इसका नाम, इसके पहले भाग में कहा गया है इसके नाम के बारे में बताया गया है कि यह राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित होगा, और इसका नाम, और इसके सेकंड भाग में इसकी परिभाषाओं को बताया गया है कि इसमें जरा सा स्पेसिफिक हमें बताएं दीपा जी कि राजभाषा अधिनियम 1963 की किन धाराओं को आप मुख्य रूप से, किन धाराओं का ध्यान रखते हुए आप राजभाषा कार्यान्वयन करेंगे अपने कार्यालय में? जी महोदय, राजभाषा अधिनियम 1963 की मैं धारा 10(4) के तहत 10 मैं कार्य साधक ज्ञान के तहत अपना कार्य पूर्ण करूंगी। क्या होता है कार्य साधक ज्ञान? जी महोदय, कार्य साधक ज्ञान होता है, हिंदी में आपने कितना ज्ञान प्राप्त कर रखा है, और जो अपने कार्यालय को सुनिश्चित किया जाता है कि हमारे कार्यालय के 80% लोग कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है। अच्छा, ओके। नहीं, आप ठीक है। अब ये बताइए कि मराठी बोलने वाले, मराठी भाषी जो भी कर्मचारी आपके कार्यालय में हों, कहीं पर भी आप यदि पोस्टेड हैं, तो उनको हिंदी शिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षित करवाने के लिए क्या, किस तरह की व्यवस्था है? महोदय, ये व्यवस्था है जो हिंदी शिक्षण के तहत प्राग, प्रबोध, ये परीक्षाएं है। अगर कोई भी करना चाहता है कर्मचारी, तो उनके लिए ये अवेलेबल है कि मुझे ये स्पेसिफिक बताइए दीपा जी। मैंने इसलिए स्पेसिफिक पूछा है आपसे, मैंने ऐसा नहीं पूछा किसी भी केंद्रीय कर्मचारी, मैंने स्पेसिफिक पूछा कि यदि मराठी भाषी कोई यदि कर्मचारी हैं आपके कार्यालय में, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए है सर कि अगर वो ये करेंगे तो उनको वेतन वृद्धि में भी लाभ होगा। और महोदय ठीक है। राजभाषा नियम 5 बताएंगे आप मुझे? हाँ, इसके अंतर्गत हिंदी का कार्य जो माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा, ठीक है दीपा जी, आप एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। आप, जैसा कि आपने बताया कि आप आपका परिवार है, और ये विभाग जो है जिनके लिए आप साक्षात्कार के लिए आई हुई हैं, इनकी शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं। तो इस सिलसिले में आपको हो सकता है कि सुदूर दक्षिण में या फिर कहीं पूर्वोत्तर में भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। तो ऐसे में आप इसे किस प्रकार से, इसे एक चुनौती के रूप में लेंगी, या किस प्रकार से आप इसे मैनेज करेंगी? महोदय, जैसा कि मुझे ज्ञात है, मैंने फॉर्म डाला था उस टाइम ही मुझे पता था कि ये मुझे भारत सरकार का कार्यालय, ये मुझे ऑल इंडिया कहीं पे भी मुझे मेरी नियुक्ति हो सकती है, और मुझे कहीं पे भी होगी तो मुझे करनी है ये नौकरी। इसलिए ये नहीं है, मेरा परिवार है, लेकिन मेरे परिवार में मेरे सास-ससुर मेरे साथ रहते हैं, मेरे बच्चे, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं कहीं अन्य क्षेत्र में भी जाके नौकरी करती हूँ, तो मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी महोदय, मैं मैनेज कर सकती हूँ। आपको क्या लगता है कि राजभाषा को लेकर के सरकार और सरकार की जो प्रयास चल रहे हैं लगातार, ऐसी स्थिति में किस तरह का भविष्य देख रही हैं आप राजभाषा का? महोदय, राजभाषा का भविष्य मुझे उज्जवल नज़र आ रहा है। जैसे हिंदी का प्रसार-प्रसार बढ़ रहा है, उसके तहत मुझे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में हिंदी का पूरे विश्व पटल पर हिंदी का बोलबाला रहेगा। क्या कारण लगता है आपको इसका? जैसे आजकल की जनरेशन महोदय हिंदी को लेकर बहुत उत्साहित है, सब जानना चाहते हैं। हिंदी एक बहुत ही सरल और अच्छा विषय है।
इसे हर इंसान पढ़ना चाहता है। हम देश विदेश में भी हमारे जो साहित्य है, जो उनका अनुवाद हो रहा है और वो इन्हें पढ़ पा रहे हैं। इसी वजह से सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हिंदी का बोलबाला है। आप कोई ऐसा सुझाव या ऐसा कोई उपाय सुझाना चाहेंगी जिससे हिंदी का कार्यान्वयन और भी प्रखर और भी तीव्र गति से हो सके और भी सटीकता से हो सके? मुद्दे जैसे हमारी जो नियम अधिनियम है, इनके तहत तो बहुत कुछ ऐसा है कि हम हमारे हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा सके और विश्व पटल तक इसकी एक पहचान बना सके, जो है कि विश्व में हिंदी का बहुत लोग हिंदी बोलते भी है, जानते भी है, समझते भी है। लेकिन फिर भी अगर मुझे लगे तो मैं कहीं पे भी जाऊंगी, जैसे मुझे विदेश जाने का मौका मिलता है तो मैं अपनी मातृभाषा में ही संबोधन करूंगी और उनका ट्रांसलेटर, जैसे इंग्लिश बहुमूल्य प्रदेश रहता है वहां पे मैं उनको समझाऊंगी और अपना पूरा जो हिंदी के प्रति मेरा लगाव प्रेम है वो मैं उजागर करूंगी। पहले तो देश में ही करने की आवश्यकता है, उसके बाद जी विदेश की बोलते बातें। देश में विदेश में सब जगह। ठीक है दीपा जी, आप जा सकती हैं। महोदय धन्यवाद महोदय। दीपा जी, आपको लॉग ऑफ नहीं करना है, वीडियो ऑफ करके एक बार ऑन करें, फिर हम लोग थोड़ा सा फीडबैक कर लेंगे। जी महोदय। ठीक है, ऑन कर सकती हैं वीडियो आप दीपा जी। पहली बार दिया है सर कोई मैंने बात कभी ऐसा पहले फेस सबसे किया है। पहले तो आप अपना अनुभव बताइए, कैसा आपका अनुभव रहा? सर मुझे बहुत अच्छा लगा है। नहीं, अच्छा तो लगा है, बात यहाँ अच्छी बुरे की नहीं है, बात यह है कि क्या अनुभव सर रहा लेकिन आपका वो बताइए। मैंने भूल गई सब, मुझे जो अधिनियम नियम जो मैंने पढ़े थे मैं कुछ नहीं बता पाई। ऐसा नहीं है मुझे नहीं ज्ञात है, मुझे पता है इनके बारे में, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो मैं जो सुबह सुबह रोज बोलता रहता हूँ कि आप लोग अभ्यास करें अभ्यास करें, क्यों बोलता हूँ? क्या कारण है उसके पीछे? जी महोदय। कारण है, हाँ महोदय आप कारण लोगों को तो। समझ में आ रहा है कि मैं क्यों बोलता हूँ कि ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्ञान होने से तो ठीक है, ज्ञान अपनी जगह पे है, लेकिन उस ज्ञान के साथ जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक जो है आपको बोलने का, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे वही नियम अधिनियम आप ठीक से नहीं बता पाएंगे। जी महोदय। है ना? जी ठीक महोदय। है। और कुछ आप अपनी तरफ से कहना चाहती हैं? हाँ महोदय, मैं दोबारा एक बार देना चाहूंगी। मुझे नहीं, लगता है मेरा दोबारा तो ठीक कॉन्फिडेंस है, बढ़ा दोबारा का है। तो नंबर आपका आएगा ही, वो अलग चीज है। और ठीक है, मुझे मेरी तरफ से कुछ। जी जी बताइए। जी महोदय, मुझे मुझे लगता है ये मेरे लिए काफी बेनिफिट रहेगा। अगर मैंने मॉक इंटरव्यू दिया है तो मैं अगर एक दो और दे पाऊंगी तो जब तक मेरा इंटरव्यू होएगा मुझे लगता है मैं काफी कवर कर पाऊंगी या अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा मेरा। जी, तो मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स आपके लिए हैं दीपा जी। जी महोदय। देखिए, सबसे पहली मोस्ट एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप एक भाषा अधिकारी बनने जा रही हैं। जी महोदय। कल आप थी सेशन में डॉक्टर जयप्रकाश जी के, जी महोदय थी मैं। तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा कि आप राज पुरोहित की तरह काम करने वाली हैं, जी है ना? महोदय। जी तो महोदय। राज पुरोहितों का कार्य क्या होता है? भाषा, संस्कृति, है ना, इन सब ज्ञान विज्ञान के जो विषय हैं उनके ऊपर उनकी पकड़ बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एक भाषा अधिकारी बनने जा रही, तो सबसे पहली बात तो आप ये सुधारें, मैं सुधारे कहूंगा रेदर, क्योंकि मैंने महसूस किया कि आपकी भाषा में जो एक स्थानीय जो एक झलक है ना, वो बहुत ज्यादा है। जैसे आप बीच बीच में अपन को और इस तरीके से ना शब्द आप इस्तेमाल कर रही हैं, है ना, अपन जी को ऐसा करना चाहिए। अपन को कोई शब्द नहीं होता है ना, ये किसी भाषा में नहीं है, ये बस ऐसे ही बहुत सारे भाषाओं की खिचड़ी बन गई मुंबई में, और फिर वो एक मुंबईया भाषा वो बेवजह डेवलप होके अपन को और, है ना, अपन को ये सब निकल गया। तो वी हैव टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज व्हाइल गिविंग जी। इंटरव्यू, है जी ना, महोदय। विशेषकर तब जब हम लोग एक भाषा अधिकारी के लिए साक्षात्कार देते हैं, क्योंकि आपकी भाषा पे कमांड, भाषा पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो एक तो ये जो मेजर एक मैंने सेटबैक देखा आपकी भाषा में, कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ी सी आ रही थी, उसे आपको इम्प्रूव करना है। दूसरी बात कि एक होता है ना कि दो तरह के लोग होते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि इंटरव्यू इज नॉट अबाउट असेसिंग योर नॉलेज, दे हैव ऑलरेडी असेस्ड योर नॉलेज। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट असेसिंग योर पर्सनालिटी, that whether you deem fit to become a government officer or not, whether you have that capability to become a government officer or not, whether you have that, you know, capacity to handle the pressure that a government officers
फेसेस थ्रू आउट हिज कैरियर। सो अभी जब आपका इंडक्शन हो रहा है तो आपको उस पैरामीटर पे, कसौटी पे कसा जा रहा है, तभी तो आप अगले 20 22 25 सालों के लिए जब आप सरकार की सेवा करेंगे तो फिर आप उतनी मजबूती के साथ ये काम कर पाएंगे। इसीलिए आपके इनर व्यू को देखने का जरिया होता है इंटरव्यू में, बार बार इस बात को कह रहा हूं, है ना। जी तो जैसे बीच बीच में ना आप, जैसे होता है ना कि मैंने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि ओके दीपा जी आपको ये काम करना है, हो सकता है कि आप उस काम को करने में इतने सक्षम ना हो, इतने आपके पास उस काम को करने की एक्सपर्टाइज ना हो, और आपने वो काम ले लिया या आपको लेना पड़ा बिकॉज ऑफ एनी रीजन। आपने करना शुरू किया तो अब दो तरह के लोग यहाँ पे होंगे। एक होंगे जुझारू, बोलेंगे चल कोई नहीं आता है तो क्या फर्क पड़ता है, सीख लेंगे, इनसे पूछेंगे उनसे पूछेंगे, गलतियां करेंगे, हारेंगे, जो भी होगी, पर दे विल नॉट क्विट, दे विल कीप ऑन गोइंग। वे छोड़ेंगे नहीं। वे अगर कुछ उनसे गलतियां होंगी तो उसको सुधारेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको इंप्रूव करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, फिर काम को करते जाएंगे। अल्टीमेटली देयर टारगेट विल बी कि मुझे मेरे टास्क को कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो। I have to do it. I have to finish it. That's a kind of spirit, no, he has. और वो उसको फिर अल्टीमेटली वो उसको पूरा करेंगे। दूसरे होते हैं कौन, जो काम लेंगे और काम में दे विल ऑलवेज ट्राई टू सी फॉर द लूप होल्स। सर ये ऐसा है तो ऐसा नहीं हो रहा है, सर ये ऐसा होता तो और बेहतर हो सकता था, है ना। वो काम कम करेंगे, उसमें कमियां ज्यादा निकालेंगे, सलाह ज्यादा देंगे, एंड दे विल नॉट एग्जीक्यूट द थिंग्स व्हाट एक्चुअली दे नीड टू एग्जीक्यूट। और फिर बीच में क्या करेंगे ना, छोड़ के पीछे, नहीं सर नहीं हो रहा है, ये हो नहीं पाएगा, संभव नहीं है सर, ये असंभव काम हमने हाथ में ले लिया, एंड देन दे विल कम बैक। तो ये दो तरह का माइंडसेट होता है। ये कार्यालयों में भी, लाइफ में भी, कहीं पर भी। जैसे एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बार एग्जाम दिए, पास हो गए, बहुत सारे लोग फेल हो गए। तो जो फेल हुए उसमें से बहुत सारे बोले अब तो नहीं करेंगे लाइफ में, दोबारा एग्जाम देंगे नहीं है वो, मैं किसी से बात नहीं करेंगे। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स थे, नो दे केप्ट देयर फोन स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड। सर हम बात ही नहीं कर सकते, सर हम डिप्रेशन में चले गए हैं, सर हम तो ये, सर हम तो, अरे क्या हो गया, एक एग्जाम ही तो फेल हुए हो आप। जी जो नेवर क्विट वाला जो एटीट्यूड होता है ना, कि इफ यू स्टार्टेड समथिंग, इसको आप अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाओ, चाहे जैसे भी करना है, कुछ भी करके पहुंचाओ। रेस शुरू हो गई, बीच में मत छोड़ो, ना गिर के पहुंचो, पढ़ के पहुंचो, रेंग के पहुंचो, क्रॉल करके पहुंचो, पहुंचो, फिनिश लाइन तक जाओ, चाहे लेट से ही सही। सो दैट इज द एटीट्यूड जो सबको पसंद है, हर संस्था को पसंद है ना, हर समाज को पसंद है, हर देश को, सबको पसंद है इस तरह का एटीट्यूड। और इसी तरह के एटीट्यूड वाले लोग समाज को, देश को, संस्थाओं को आगे लेकर के जाते हैं। कुछ आमूलचूल परिवर्तन लेकर के जो आते हैं वो ऐसे ही लोग लेकर के आते हैं, है कि नहीं। जी हमें जो है इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी कोई जवाब आपने देना शुरू किया, जैसे आपने कई बार क्वेश्चंस का रिप्लाई करना शुरू तो किया, आपने कुछ कुछ तो आप आगे तक गए, और फिर उसके बाद अचानक से आपने जो है ना ट्वीट, नहीं सर मैं नहीं बता पा रही हूँ, ऐसा नहीं करना है ना। अगर आपने शुरू कर दिया है तो बता दो, गलत नहीं बोलना है, रॉन्ग फैक्ट्स नहीं आपको सबमिट करने हैं, लेकिन जितना आपको जानकारी है मोटे मोटे तौर पे उतनी आप बता दीजिए। बीच में से छोड़ के वापस आना कहीं ना कहीं एक आपके पर्सनालिटी के सेटबैक रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। एक ये जो मेजर चीज मैंने, इसके बाद में यस इनफैक्ट बेसिक जो चीजें हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3, राजभाषा नियम 5, 6, नियम 8, 10, है ना। जैसे 10(4) में और 10(1) में आप बिल्कुल ही कंफ्यूज कर दिए और आपने बिल्कुल ही उसको मिक्स कर दिया, आप बिल्कुल क्लियरिटी नहीं दे पाए कि 10(4) क्या है, 10(1) क्या है। आप 10 कार्य साधक ज्ञान 10(4), ये आपके पास क्लियरिटी नहीं आ पा रहा था आपकी बातों से, ऐसा लग नहीं रहा था कि आपको जानकारी है। जबकि मैं कहता हूं कि आपकी प्रस्तुति ऐसी हो कि जानकारी कम भी हो, फिर भी इतने कम शब्दों में आप बता दो कि लगे कि नहीं नहीं जानकारी है इसके पास, वो पीछे छुपा हुआ है। तो दे डोंट हैव दैट मच टाइम। आपका 10 से 12 मिनट इंटरव्यू चलेगा। हमने आपका इंटरव्यू 10:37 में शुरू किया, मॉक इंटरव्यू, और 10:55 में खत्म किया, मतलब 15 और 3 18 मिनट आपका इंटरव्यू चला। इससे कम ही चलेगा, यूपीएससी के पास इतना समय नहीं रहेगा क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू लेने के लिए। सो 10 12 15 मिनट जो इसका इंटरव्यू चला बहुत अच्छा माना जाएगा इसको। तो बहुत कुछ नहीं, आप कम बोले, लेकिन उस बोलने के पीछे ऐसा लगना चाहिए कि आपके पास है। अगर आपको मौका मिले तो आप बोल सकती हैं, बट इसमें क्या लगा कि आप खुद ही क्लियर नहीं है, क्लियरिटी में थोड़ा सा एम्बिग्विटी लगी। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, नॉर्मल, नियम 5, नियम 6, नियम 8, नियम 10, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। अनुवाद से संबंधित थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि अनुवाद अधिकारी की पोस्ट है आपकी, तो वी हैव टू कीप इन माइंड। बाकी योर कॉन्फिडेंस वाज गुड, योर प्रेजेंटेशन वाज गुड, योर वे ऑफ डिलीवरिंग वाज गुड। अगर मैं भाषा को उसमें से माइनस कर दूं तो बाकी आप अच्छा बोल रही थी, मॉड्यूलेशन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था।
थोड़ा और तेज बोलने का प्रयास करें। स्पीड वॉज गुड, जो आप स्पीड बोल रही थी, मेंटेन कर रही थी, वो ठीक है। तो इन सब चीजों को आप मेंटेन करें और जो मैंने बताया उसको इम्प्रूव करें। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम एक फेज कर रहे हैं, जैसे एक फेज खत्म होगा दूसरे फेज में फिर आपका नंबर जब आएगा मॉक इंटरव्यू के लिए, अगेन टेक अ मॉक इंटरव्यू। पर सेशन रोज करें और सेशन को भी आप मॉक इंटरव्यू की तरह ही समझें, प्रश्नों के जवाब दें। अब आप समझ रही है ना कि मैं क्यों बोलता हूँ कि आप बोलो। आप जानते हो नियम 5 आप जानते हो, नियम 6 जानते हो, नियम 10 जानते हो, बट जानते हुए भी इन द फ्रंट ऑफ इंटरव्यू बोर्ड यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक। तो उनको पता कैसे लगेगा कि आप जानते हो? जी वो होता मैजिशियन तो नहीं है ना कि आपके दिमाग को पढ़ लेंगे, है है। ना? सो ये करना है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपा जी। धन्यवाद सर। जी।